हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। सामान्य विज्ञान हम कर रहे हैं चैप्टर 1। हमने इससे पहले किया था चैप्टर 1, उसी के कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, इसीलिए चैप्टर 1 ही लिखा है इस पे। वो पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा, चैप्टर 1 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि 3 बजे अपनी क्लास होती है डेली, 3 से 3:30 बजे। और एक क्लास होती है 8 से 8:40 पे। 8 से 8:40 पे अभी चल रहा है रिसेंटली, क्या चल रहा है, स्टैटिक जीके चल रहा है हमारा। तो उसमें लुसेंट से रिलेटेड सारे 1000 क्वेश्चन करेंगे उस सीरीज़ में कंप्लीट। तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन करें 8 बजे, 8 से 8:40। तो जल्दी से शुरू करते हैं, हम टॉपिक वाइज करेंगे, साइंस को कवर बिल्कुल स्टार्टिंग से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इनमें से जो है चैप्टर्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वो ही कर रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे साइंस को। तो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। चालक की विद्युत प्रतिरोधक इकाई है, तो चालक की विद्युत प्रतिरोधक इकाई क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। चालक की विद्युत प्रतिरोधक इकाई है ओम। आगे चलते हैं, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो इनमें से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है? किसका नहीं है एसआई मात्रक? न्यूटन का कोई एसआई मात्रक नहीं है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल, या 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, या फिर 10⁻³ जूल, या फिर 10⁻5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। तो क्या होता है 1 किलोवाट घंटे का मान? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। ये रहेगा हमारा आंसर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से एक ऐसा है जो हमारा गलत है, तो एक बार हम देख लेते हैं। ए हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, बी डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, या सी समुद्री मील दूरी की इकाई, या फिर डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा जो है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई हमारा ठीक नहीं है, ये हमारा गलत है, क्योंकि सेल्सियस ऊष्मा को नहीं दर्शाता है। सेल्स जो है ऊष्मा को जूल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये रहेगा इसका जूल। ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल है ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस नहीं है। ओके, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन फ्रेंड। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? ये एनीमोमीटर, या बी बैरोमीटर, या फिर सी हाइड्रोमीटर, या फिर डी विंड वैन। तो क्या रहेगा आंसर? वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है वायु की गति? इसका रहेगा एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है वायु की गति। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जूल संबंधित है, तो जूल संबंधित है किससे? संबंधित है ऊर्जा से, और जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से जो है पास्कल संबंधित है। जिस तरह से जूल ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार पास्कल किस चीज़ से संबंधित है? दबाव से, मात्रा से, घनत्व से, शुद्धता से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? दबाव से। जो पास्कल है ये दबाव से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये अच्छे से याद कर लीजिए आप, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको साइंस से रिलेटेड मिलेंगे एग्जाम में। तो जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह से जिस तरह से पास्कल संबंधित है दबाव से। बल का मात्रक है, बल का क्या मात्रक है? फर्मी है, फैराडे है, न्यूटन है, रदरफोर्ड है। तो क्या रहेगा 7th का? न्यूटन। क्या रहेगा? बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है बल का मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन है बल का मात्रक। आगे चलते हैं, क्या है 8th क्वेश्चन? पारिस्थितिक दबाव, या पारिस्थितिक दबाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
की इकाई क्या है? तो क्या है? नॉट है, या फिर बार है, या फिर जूल है, या फिर ओम है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? इसका आंसर रहेगा 8th का हमारा बार है। क्या है? बार। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इसका आंसर रहेगा हमारा 9th का विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर है हमारी विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, एम्पियर है विद्युत धारा मापने की इकाई। 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल पर। तो जल्दी से हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल आधे घंटे की क्लास रहती है हमारी, इसमें हमने 40+ क्वेश्चंस रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का और विद्युत शक्ति का। आप जब मैं ऑप्शंस बोलूँ तो आप इसका अपने मन में सोच लिया करो क्या आंसर रहेगा, फिर आपको एनालाइज किया करो अपने आप को, तो कितने हमारे क्वेश्चन ठीक होते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? इसका आंसर रहेगा 10th का हमारा विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट जो है घंटा है, ये हमारा विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का नहीं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 11 पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, या फिर वर्षा की, या तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है? 11th का क्या आंसर रहेगा? 11th का आंसर रहेगा आर्द्रता की। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, पास्कल इकाई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो किसके समतुल्य है? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10.0 बार के, या फिर 100.0 बार के। तो 12th का आंसर रहेगा हमारा 1.0 बार के। किसके? 1.0 बार के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है। आइंस्टाइन प्रकाश रसायन में एक इकाई है और इसका मान क्या है? तो प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है, इसका मान पूछा है। तो 10 वोल्ट ऊर्जा, या 6.02 × 10⁻23 क्वांटा, या फिर आगे चलते हैं C 3.70 × 10⁻16 एक्साइटेड मोलिक्यूल्स, या फिर D 10⁻⁸ सेकेंड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा 6.2 × 10⁻23 क्वांटा। ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे उठाकर पेपर में रख दिए जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 रेडियोधर्मिता की इकाई है। फर्मी है, कैंडला है, क्यूरी है, या आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है क्यूरी। क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 40+ क्वेश्चन हमने रखे हैं, क्योंकि साइंस है थोड़ा टफ हो जाती है इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर 15 बोरिंग ना हो जाए तो मैंने डिटेल में भी कुछ नहीं करवाया, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। तो CGS प्रणाली में क्या होती है गुणांक की इकाई? ये होती है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पवाज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर रहेगा? पवाज सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसका आंसर।
ठीक है। CGS प्रणाली में जो है श्यानता गुणांक की इकाई होती है पवाज सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका जो है मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पानी की गहराई का, पानी के बहाव की गति का, पवन वेग का या प्रकाश की तीव्रता का। तो एनीमोमीटर जो है यह जो है रिप्रेजेंट करता है 16 का आंसर रहेगा पवन के वेग को। एनीमोमीटर पवन के वेग को दर्शाता है एनीमोमीटर। तो फ्रेंड ये जो है एनीमोमीटर है पवन वेग को दर्शाता है। और मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं पेपर में। जैसे वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। पवन वेग, वायु, पवन वेग जो भी है सारा एनीमोमीटर में आएगा। तो आप ध्यान रखना। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किया था। एक वायु की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। तो पवन वेग भी उसी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में जो है पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, या गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, या गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन, स्वचालित अपने आप चलने वाला स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसमें से क्या घटित होता है? 17 का हमारा आंसर रहेगा गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो गैस की जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी। स्वचालित वाहन में गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन के कथनों के नीचे दिए गए कूटों के अनुसार कीजिए। तो ये दोनों लाइनें पढ़नी है और इसको देख के हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं। ये कथन भी बहुत बार क्या अभी तो यही आते हैं पेपर में। कथन जो है ए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने पार्ट 1 में किया था जो है अदिश राशि और सदिश राशि जो है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हाँ, यह एक अदिश राशि है। यह सदिश का योग के नियमों का जो है पालन नहीं करती है। तो अदिश है तो सदिश का तो पालन करेगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को करेगी आगे। तो सदिश का योगों के नियमों का पालन नहीं करती है। तो ए भी ठीक है, हमारा आर भी ठीक है, और ए आर की सही से व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं इनमें आंसर। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यही हमारा आंसर रहेगा। आगे भी देख लेते हैं। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। या फिर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से ही आ जाएगा आंसर हमारा ए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय, ठीक है, इसकी एसआई क्या है? वेबर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या फिर ओयर ये यहाँ पर रह है ओयर स्टेड या फिर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये रहेगा। इसमें से क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र बल की ऐसा इकाई क्या है? 19th का हमारा आंसर रहेगा 19th का टेस्ला। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की ऐसा इकाई है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। स्पीड थोड़ी डाउन है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस है, थोड़ा धीरे से समझ में आती है इसीलिए, नहीं तो इसको मैं स्पीड से भी करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन या फिर न्यूटन कुलाम्ब, या फिर डी वोल्ट कुलाम्ब। तो क्या रहेगा आंसर? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? 20 का आंसर रहेगा न्यूटन कुलाम्ब।
क्या रहेगा आंसर हमारा? न्यूटन कूलाम्ब। सी आंसर रहेगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, इसकी तीव्रता को मापता है विद्युत क्षेत्र की न्यूटन कूलाम्ब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो इनमें से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो क्या नहीं है इनमें से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई? एक तो हमने पढ़ लिया था टेस्ला, तो इसको तो हमें पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। बाकी भी देख लेते हैं, या गॉस, या फिर न्यूटन, या न्यूटन एम्पियर मीटर, या फिर डी वेबर। तो इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका 21 का जो है हमारा आंसर रहेगा वेबर। वेबर इसके अंदर नहीं आता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वेबर नहीं आता है। और हमारा कौन कौन सा आता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। टेस्ला आता है, गॉस आता है, न्यूटन और एम्पियर मीटर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ऐसा क्या चीज़ है जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तापमापन का प्रयोग कर सकते हैं, ताप को मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। ए ताप विद्युत युग्म थर्मोमीटर, या फिर बी चिकित्सा संबंधी थर्मोमीटर, या सी प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, या फिर डी पायरोमीटर। तो क्या इसका आंसर रहेगा 22 का आंसर रहेगा हमारा पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं हमें कब करते हैं? 1500 सेंटीमीटर से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। पायरोमीटर याद रखना है, जो है 1500 सेंटीमीटर से अधिक तापमान को हमें मापते हैं पायरोमीटर से। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का कब प्रयोग करते हैं? आर्द्रता नापने के लिए, गहराई नापने के लिए, तापक्रम नापने के लिए, ऊंचाई नापने के लिए। जब आपको पायरोमीटर का ही पता लग गया 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है तापमापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये इजीली आप कर पाओगे तापक्रम नापने में। कैसे? तापक्रम मापने में पायरोमीटर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। आधे तो मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि आप बोलोगे एक जैसे ही सारे क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझा करो और आंसर ध्यान से किया करो। क्वेश्चन नंबर 24। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। हम कर रहे हैं साइंस पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किया था कल, उसी के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, आगे करेंगे कल वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके भी पार्ट्स बन जाएंगे चैप्टर के, क्योंकि एक ही में सारे जो है क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं, इसीलिए चैप्टर 1 चल रहा है, पार्ट नंबर 2 चल रहा है हमारा। ठीक है, 24 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक अपनी क्लास 8 बजे भी होती है, 8 से 8:40, कृपया उसमें भी आप आया करें। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ए सोलर रेडिएशन को, या फिर बी सन स्पॉट को, या फिर सी हवा ताप को, या फिर डी पौधों के ताप को। तो क्या रहेगा आंसर? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा सोलर रेडिएशन को। ठीक है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पायर हीलियोमीटर सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? इनमें से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर आपने किया था, पायरोमीटर याद करो। ए विकिरण तापी, बी ताप विद्युत मापी, या फिर सी गैस ताप मापी, या फिर डी द्रव्य ताप मापी। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा विकिरण ताप मापी। किस चीज को? विकिरण ताप मापी। तापक्रम को नापते हैं तो ताप जो होता है हमारा विकिरणों में होता है, तो विकिरण ताप मापी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो महासागर में डूबी हुई वस्तुएं हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए इन यंत्रों में से किसका प्रयोग करते हैं? ए गैल्वेनोमीटर, या फिर बी ऑडियोमीटर, या फिर सी सेक्सटेंट मीटर, या फिर डी सोनार। तो क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा सोनार।
क्या रहेगा? सोनार। याद रखना है सोनार रहेगा इसका आंसर। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। कब प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा या फिर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या फिर इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। तो नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जब समुद्र से रिलेशन हो गया तो इसको नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है। एक क्वेश्चन नंबर 28, वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है तो वह है। तो क्या है? वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। इनमें से कौन सा है? 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए क्या है? पारे का थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर डी वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका क्या रहेगा आंसर? इसका रहेगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर यह 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु काम में आता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ये हो गए अपने 28 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, केवल 40+ क्वेश्चन ही हमने आज रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, किस संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? इनमें से सबसे ज़्यादा ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेटोमीटर, पायरोमीटर, पोनोमीटर या पैक्नोमीटर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 26 का आंसर रहेगा पायरोमीटर। सबसे ज़्यादा ताप को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? पायरोमीटर। अब भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि पायरोमीटर से रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? यह नापी जाती है हमारी हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 30 का हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रो, ड्रो नहीं, हाइग्रो। देखो एक अक्षर से ही हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाइग्रोमीटर से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। एमीटर किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? मैंने ये सुमेलन करके लिख रखे हैं। एमीटर विद्युत धारा को है एमीटर जो है विद्युत धारा को प्रेजेंट करता है। एनीमोमीटर है वायु की चाल, इससे नापते हैं एनीमोमीटर से। और उच्च ताप को नापते हैं पायरोमीटर से। ठीक है, विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से। तो ये हो गया हमारा सुमेलन। याद रखना है, पायरोमीटर है ताप से संबंधित, एनोमीटर है चाल से संबंधित, किसकी? वायु की चाल से, एनीमोमीटर, और एमीटर है विद्युत धारा से संबंधित। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं। ए कार्ब्यूरेटर या फिर इसका कार्ब्यूरेटर का क्या रहेगा? आंतरिक दहन इंजन या मैनोमीटर का दाब, और सी कार्डियोग्राफ का हृदय गति। और ये कार्डियोग्राफ वाला काफ़ी बार एग्जाम में आता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को नापता है। और सिस्मोमीटर जो है पृष्ठतल की वक्रता को। तो सिस्मोमीटर है यह पृष्ठतल की वक्रता को नहीं नापता। यह जो है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो धरातलीय हलचलें होती हैं उसको नापता है। तो यही रहेगा हमारा आंसर, सिग्मोमीटर। ये हमारा गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भूकंप को तीव्रता को नापता है और ज्वालामुखी से जो प्रतिक्रिया होती है उसको नापता है। तो ये हमारा रहेगा गलत, और ये हमारे सारे ठीक है। ठीक है, कार्ब्यूरेटर है आंतरिक दहन इंजन को, और मैनोमीटर है दाब को, और कार्डियोग्राफ है हृदय गति को। मैनोमीटर दाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। अमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है, और स्प्रिंग तुला है। तो इसका रिलेशन देखो, हमने कुछ तो हम कर चुके हैं। हाइग्रोमीटर किया है जो कि आर्द्रता को नापता है, तो बी का 4 रहेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, बी का कितना रहेगा हमारा 4 रहेगा। तो ऐसे हम इसको निशान लगा के देख लेते हैं। बी पर एक से अगर मिल जाए तो हमारा बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलते तो दूसरे को भी हमें मिलाकर देखते हैं। ठीक है, ये रहेगा हमारा 4 नंबर जो है दूसरे का, बी का 4 नंबर यहाँ है और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो यही आंसर रहेगा। फिर भी और मिला के देख लेते हैं। ए का जो है हमारा कितना है 3 अमीटर है विद्युत की जो है, ये रहेगा विद्युत धारा को नापता है एमीटर। और जो है एक सी का हमारा 1 रहेगा बैरोमीटर, जो है दाब को नापता है बैरोमीटर। ठीक है, ये भी। और स्प्रिंग तुला है, ये हमारा रह गया बार को नापता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ए आंसर ठीक रहेगा। 33 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं 34 पर। 34 क्वेश्चन क्या है, 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बस थोड़े से क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 34 क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, मैनोमीटर का, हाइग्रोमीटर का। तो वायु दाब को मापने के लिए 34 का क्या आंसर रहेगा हमारा, बैरोमीटर। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर को जो है रिप्रेजेंट करता है। वायु दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। नमी की मात्रा को किससे मापते हैं, नमी की मात्रा क्या होती है, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो क्या रहेगा इसका आंसर, सार्द्रता। और अगर सार्द्रता आ जाए, नमी आ जाए, सब कुछ एक ही चीज़ से रिलेशन रखता है फ्रेंड्स, तो हाइग्रोमीटर रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा, हाइग्रोमीटर। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक, जब वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए तो यह किस बात का संकेत है। तो किस बात को, कि मौसम क्या हो रहा है, वर्षा युक्त होगा या स्थिर और शांत होगा या फिर ठंड होगी या फिर तूफानी होगा। तो वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक से जब गिराव आ जाता है वायु दाब मापी की रीडिंग में, तो क्या होता है, इसका आंसर रहेगा तूफान आता है, तूफान होगा। आंसर रहेगा इसका तूफान होगा। तूफान आने की संभावना होती है तो वायु दाब मापी की रीडिंग जो अचानक से गिर जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या कहलाती है। जो ये बैरोमीटर के द्वारा हम तूफान को नापते हैं, वायु दाब को नापते हैं, तो ये दोनों रिलेशन में हैं, दोनों क्वेश्चंस देख लेना। दोनों बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक से गिरावट सूचकांक है, तूफान का, साफ मौसम का, बर्फबारी का या फिर भारी वर्षा का। तो इसका आंसर रहेगा हमारा तूफान का। बैरोमीटर, तूफान और वायु दाब मापी, ये सारे एक ही रिलेशन है इनका। वायु दाब मापी की रिकॉर्डिंग करते हैं हम। तूफान जो है अचानक से तूफान आना, इसीलिए वह जो है अचानक से गिरावट आ जाती है उसके अंदर। तो बैरोमीटर होता है, उसमें अचानक से क्या आती है, गिरावट आती है, तो तूफान की वजह से आती है। आगे चलते हैं 38 क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्राप्त होता है। तो साधारण बैरोमीटर से कौन सा द्रव्य प्राप्त होता है, पारा, जल, एल्कोहल, उपयुक्त सभी। तो साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य होता है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 28 का रहेगा पारा। क्या रहता है, बैरोमीटर में रहता है हमारा पारा। साधारण बैरोमीटर में हमारा होता है पारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 38 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो रक्त दाब जिससे नापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है, देख लेते हैं। ए स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर बी टैकोमीटर या फिर सी एक्टीमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो क्या रहेगा इसका आंसर, रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम, ब्लड प्रेशर जो है हम जिसे नापते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारा ए आंसर रहेगा हमारा
सेफिग्नोमैनोमीटर रहेगा रक्तदाब नापने का यंत्र सेफिग्नोमैनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह परावर्तन पर कार्य करता है, व्यतिकरण पर कार्य करता है, अपवर्तन पर कार्य करता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। तो यह डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप है, यह सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर कार्य करता है। डी आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कब होता है? वृद्धि दर नापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, या फिर सी रसाकर्षण की दर नापने में, या फिर डी ऊर्जा हर्ष की दर नापने में। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। इसका रहेगा ए, वृद्धि दर नापने में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कब होता है? वृद्धि दर नापने में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। फेथोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है? फेथोमीटर का प्रयोग वर्षा, भूकंप, समुद्र की गहराई और ध्वनि तीव्रता। तो फेथोमीटर का प्रयोग कब करते हैं? समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फेथोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फेथोमीटर का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गए अपने 42 क्वेश्चंस। और थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, 8 से 8:40 अपनी क्लास होती है। प्लीज़ वो क्लास भी अटेंड करें, क्योंकि उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन चले हुए हैं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे, 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसमें, और लुसेंट से मैंने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।